हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है फुबाओ। फुबाओ एक इंटरटेनमेंट एजेंसी के लिए काम करती है और स्टार्स को हंट करना ही उसकी ड्यूटी है। जबकि इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि उसका एक हैंडसम सा बॉस भी है, जिसका नाम है मिस्टर वे। वो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत रिच भी है, डैशिंग भी है और इसके साथ साथ सिंगल भी। एक दिन फुबाओ को सुबह ही सुबह एक इमरजेंसी की कॉल आती है कि जो स्टार उसने हंट किया था उसने ऑडिशन पर आने से इनकार कर दिया है। वो इसी टेंशन में थी कि इतने में पास लेटे हुए उसके बॉस की भी बेल बजती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चीखें मारने लगते हैं कि वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन में एक दूसरे के साथ क्यों हैं। उन दोनों ने इकट्ठे नाइट स्पेंड की थी, ये सोचकर ही वो डर जाते हैं और उस ब्लैंकेट से भागने की कोशिश में लगे हुए होते हैं कि इसी बीच सीन और भी ऑकवर्ड हो जाता है कि जब वहाँ से भागते भागते फू वे के ऊपर ही गिर जाती है। यहीं पर ही वे को एक बात भी याद आ गई थी और वो ये थी कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो बस इकट्ठे एक सिर्फ बेड शेयर कर रहे थे। वो दोनों थैंक्स गॉड करते हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचे ये तो उनको याद भी नहीं था। अब उसके बाद हमें एक और सीन दिखाते हैं। पुराने जमाने में एक एम्परर हुआ करता था जिसको अपने डैड के ऑर्डर्स पर बहुत जल्दी अपना तख्त संभालना पड़ा था और उसका नाम था ली मिंग। उसकी अपने दुश्मनों से फाइट हो रही होती है और यहीं पर ही वो लोग एक मैजिकल बुक थी जिसके लिए आपस में लड़ रहे थे। इतने में वो मैजिकल बुक हवा में उड़ती है, इसके साथ ही वहाँ पर लाइट ही लाइट थी। वो मैजिकल बुक उसके बाद गायब हो गई थी। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि उस दिन वो मैजिकल बुक टाइम ट्रैवल करके पहुंच चुकी थी फुबाओ के पास। उस टाइम पर फुबाओ का आज बर्थडे था और वो बहुत डिप्रेस्ड थी क्योंकि उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। वो ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद उसी बुक में जिसका नाम ऊपर विश बुक लिखा हुआ था वो अपनी एक विश एंटर करती है और वो यही विश थी कि वो भी प्यार में पड़ना चाहती है और नाइट स्पेंड करना चाहती है किसी हैंडसम से लड़के के साथ, एटलीस्ट इतना हैंडसम जितना कि उसका बॉस है। और उसने अपने बॉस मिस्टर वे का नाम भी वहाँ पर लिख दिया था। फो को तो कोई भी विश्वास नहीं था कि उसकी ये विश पूरी होगी। उसने ये सब फन में किया था, लेकिन उस मैजिकल विश बुक ने उसकी विश पूरी कर दी थी। वो दोनों इकट्ठे नाइट स्पेंड कर चुके थे, लेकिन अभी तक लवर्स तो नहीं बने थे। अब उसके बाद वो तुरंत ही ऑफिस में जाती है और स्टोर रूम में जाकर वही बुक तलाश करना चाहती थी कि इतने में वहाँ पर बहुत सारी लाइट होती है और इसके साथ ही ली मिंग भी टाइम ट्रैवल करता हुआ उस बुक को तलाशता हुआ वहाँ पहुँच चुका था। उसको देखकर तो फू को यही लगता है कि ये कोई नया आर्टिस्ट है और एक्टिंग में इतना डूबा हुआ है कि खुद को पुराने जमाने का एम्परर ही समझ रहा है। वो उससे वही बुक मांगने लगता है और वो उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और उस तलवार को हटाते हुए उसे अंदाजा होता है कि ये तो रियल है क्योंकि इससे उसका ब्लड ही निकलना शुरू हो गया था। अब वो उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और इसके साथ ही वो उसे अपना पूरा किस्सा सुना देता है कि वो किस तरह से ली स्टेट का एम्परर है और किन किन लोगों से उसकी दुश्मनी है, उसने कितनी बड़ी बड़ी युद्ध में हिस्सा लिया हुआ है। ये सब सुनकर उसको लग रहा था कि एक एक्टिंग के लिए क्रेजी है और अपने सीन में बहुत डूब चुका है। वो उस पर विश्वास नहीं कर रही थी तो ली मिंग उससे कहता है कि तुम चाहो तो ये बुक चेक भी कर सकती हो, इसमें मेरा नाम जरूर लिखा हुआ होगा और इसमें जिसका लास्ट नाम लिखा जाता है वही इस बुक को यूज करके नेक्स्ट इंसान को इसको ट्रांसफर कर सकता है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली ली मिंग फू के एंसेस्टर्स में से है और वो ये बुक इसीलिए यूज कर सकी क्योंकि वो उसके पुरखों की थी और इसमें उसने किसी का नाम लिख दिया था और वो था मिस्टर वे का नाम। अब जब तक मिस्टर वे इस बुक पर ली मिंग का नाम नहीं लिख देता तब तक ये बुक ली मिंग के किसी काम की नहीं थी। अब ली मिंग की बातों के थ्रू एक दफा फू को विश्वास तो हो गया था कि जो बोल रहा है सच है और ये वाकई टाइम ट्रैवल करके आया है, लेकिन इसके साथ ही उसका बॉस भी वहाँ पहुंच जाता है। अब एक तरफ ली मिंग उसे अपनी तरफ घसीट रहा था और दूसरी तरफ उसका बॉस मिस्टर वे वो सोचने लगते कि क्या किस्मत पाई है, कभी कोई मुझे मुंह ही नहीं लगाता था और आज दो हैंडसम बॉयज मेरे लिए फाइट कर रहे हैं। अब वो ली मिंग को यही समझाती है कि मैं इस बुक पर तुम्हारा नाम लिखवा दूंगी, तब तक तुम्हें यही रहना होगा। अब उसके बाद वो मिस्टर वे के पास जाती है जो उसे इंटेरोगेशन करने लगता है कि मैं उस दिन तुम्हारे घर पर तुम्हारे बेड में कैसे पहुंचा, या तुम्हारी मुझ पर नजर थी या फिर तुमने मुझे बेहोश करके वहां पहुंचाया था। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी विश बुक में लिखे हुए शब्द सिर्फ और सिर्फ पूरे हुए थे। दूसरी तरफ ली मिंग उसे एक आदमी अपने साथ टॉयलेट लेकर जाता है और वो उसे सिखा रहा था कि किस तरह से यहाँ का टॉयलेट यूज करते हैं। कि इतने में वो उसका कॉस्ट्यूम उतारने में उसकी हेल्प करने लगता है। कि इतने में ली मिंग अपने पर हाथ डालने के जुर्म में उसको एक पंच लगा देता है। अब उस बेचारे की बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद फू आती है और बहुत मुश्किल से उनका बीच बचाव कराती है और उसे रोकती है एम्प्लॉय को कि वो पुलिस को मत बुलाए। कहती है कि ये नया एक्टर है इसलिए थोड़ा बहुत घबराहट में ऐसा कर गया होगा।
अब वो किसी तरह से ली मिंग को तो बचा लेती है और उसके बाद उसे कन्विंस करती है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑडिशन है, अगर तुम मेरे साथ उस ऑडिशन पर चलोगे और वहाँ पर तुम सक्सेसफुल रहे तो फिर मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हें वापस कर दूंगी। अब ली मिंग उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसके बाद वो जब गाड़ी में ट्रैवल करता है तो हैरान रह जाता है कि ये कौन सी ऐसी कैरेज है जो इतनी तेज दौड़ रही है, और इसके साथ साथ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर उसका तो सिर ही चकरा गया था। इतने में जब सिग्नल आते हैं तो यहाँ पर फूबाओ उसे एक मैजिक दिखाने लगती है और कहती है कि मैं अपने पावर्स के थ्रू इस गाड़ी को दोबारा चलवा सकती हूँ, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है वो उसे ऑर्डर कर देती है चलने का, और साथ ही साथ सारी गाड़ियां मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसका ये मैजिक देखकर ली मिंग तो बहुत इम्प्रेस होता है। अब जैसे ही वो लोग ऑडिशन करते हैं तो वो था एक हिस्ट्री पर बेस्ड ड्रामा, और वहाँ की एक्टिंग ऑफ कोर्स ली मिंग के लिए कुछ मुश्किल नहीं थी। इसके साथ साथ वो उसे एक स्टंट भी करा के चेक करना चाहते थे। कितने में एक लाइट गिरने वाली थी फूबाओ के ऊपर कि यहाँ पर ली मिंग आगे बढ़ता है और उसे बचा लेता है। बस इतना ही देखना था कि डायरेक्टर कहता है कि इस लड़के को ऑडिशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिलेक्ट हो चुका। अब फू ली को एक बबल टी भी पिलाती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और उसकी फेवरेट टी का लालच देकर वो उसे ये ऑफर भी देती है कि अगर तुम 1 महीना यहाँ एक्टिंग करोगे तो ये तुम्हें रोज रोज पीने को मिलेगी। ये सुनकर एक दफ़ा तो ली मिंग का मन ललचाता ज़रूर है, लेकिन फिर भी उसे ख्याल आता है कि मेरी कॉम को मेरी ज़रूरत है, तो वो कहने लगता है कि मुझे तो अभी वापस जाना है। अब वो उसके कदमों में गिर जाती है और उसके बाद एक दूसरा और फिर तीसरा बहाना करके उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, और फिर इन दी एंड बहुत मुश्किलों से वो उसे ये मनाने में कामयाब हो जाती है कि वो 1 महीना इस ड्रामे की शूटिंग कंप्लीट कराए और उसके बाद वो वहाँ से वापस चला जाएगा। अब वो उसे रात को ठहरने के लिए अपने घर पर ही लेकर आ गई थी। यहाँ पर वो लाइट्स, टीवी, इवन की स्टोव देखकर भी बहुत हैरान होता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पर वो उसे मस्का लगाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे रॉयल शेफ से भी ज़्यादा अच्छा खाना तुम्हें खिला सकती हूँ जो कि बहुत मेहनत से बनेगा, और एक्चुअली वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स थे जो कि ली मिंग को बहुत पसंद आए थे, और वो 3 डब्बे चटपट खा गया था। अब थोड़ी देर बाद उसके घर पर कोई आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बॉस था, मिस्टर वे, जो कहने लगता है कि इस घर पर मैं कुछ भूल गया था, वो ही लेने के लिए आया हूँ। इसी बीच उसने ली मिंग को अपने कबर्ड में छुपा कर रखा हुआ था। वो बहुत कोशिश करती है कि मिस्टर वे उस साइड पर ना जाए, लेकिन इतने में ली मिंग खुद ही बाहर आ जाता है। एक टॉय के शोर मचाने से उसे डर गया था, और फिर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब वो देखता है कि वे ने उसे देख लिया है और फूबाओ भी उसे गुस्से वाली नज़रों से देख रही है। तो वो मासूम सा फेस बनाता है और दोबारा से जाकर कबर्ड में बैठ जाता है और दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। लेकिन ये सीन देखते ही मिस्टर वे तो चिल्ला पड़ा था फूबाओ पर, और इसी वजह से ली मिंग को बाहर आना पड़ता है और वो आकर उसका हाथ ही तोड़ मोड़ देता है। वो इतना स्ट्रांग था कि इसकी वजह से मिस्टर वे को काफ़ी बड़ी चोट आ गई थी, और इसी वजह से अब फूबाओ उसकी पट्टी वगैरह कराकर उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। वो खुद तो ड्राइव कर नहीं सकता था और इस टाइम पर कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो वो ऐसा करती है कि उसके लिए एक रिक्शा ही अरेंज कर लेती है। लेकिन ये देखते ही वे की शक्ल देखने वाली थी। वो कभी भी इस तरह की सवारी में बैठा ही नहीं था, लेकिन क्या करता, पैदल जाने से बेटर यही ऑप्शन था, उसे बैठना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फूबाओ ली मिंग को इस दुनिया में जीना सिखाती है। यहाँ की डिवाइसेस, यहाँ के गैजेट्स, हर चीज़ से यूज टू कर देती है। और फिर इन दी एंड वो पॉइंट आ गया था जब फूबाओ से कहती है कि अब ये समय है कि तुम्हारे बाल काट कर तुम्हें एक हैंडसम सी लुक दे दी जाए। लेकिन इन बालों को काटने से पहले बेचारे ली मिंग की बड़ी चीखें निकली थी, पर फूबाओ को ज़रा भी दया नहीं आई थी। वो उसका एक अच्छा सा हेयर कट कर देती है, और फिर उसके बाद वो लोग ड्रामे की शूटिंग पर चले जाते हैं। ली मिंग तो ये देख देख कर हैरान था कि एक दफ़ा वो लोग सामने बैठे भी दिख रहे हैं, और उसके बाद स्क्रीन पर भी ये लोग 2 जगह पर एट अ टाइम कैसे प्रेजेंट है। और यही मज़ा लेने के लिए वो खुद भी स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और चेक करने लगता है कि क्या मैं भी डबल हो गया हूँ। अब उसकी काफ़ी इंसल्ट होती है। उसे मेन लीड के तौर पर ले तो लिया था, लेकिन अब लग रहा था कि वो थोड़ा सटका हुआ है। और इसके अलावा जो ड्रामे में विलन था वो लगता था कि रियल लाइफ का भी कोई विलन ही है। वो बात बात पर ली मिंग को भी तंग करता था, और उसके साथ साथ आकर फूबाओ को भी बुली किया करता था। ली मिंग अक्सर ही मिस्टेक्स कर जाता था, और आज उसकी मिस्टेक्स को लेकर बाओ ने सबके सामने झुककर माफ़ी भी मांगी थी, और ये बात ली मिंग के दिल को छू गई थी। कहने लगता है कि तुमने मेरी वजह से वो किया और सबसे अपोलोजाइज भी, ये टाइम मेरे लिए बहुत स्पेशल था।
वो उसे कहने लगती है कि तुम भी हिम्मत ना हारना, देखना हर चीज़ इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है और इस दुनिया में तुम बिल्कुल एक बेबी की तरह हो। वो उसे हक भी देना चाहती थी, लेकिन वो पुराने ज़माने और पुराने ख्यालात का मालिक था। उससे कहता है कि तुम बहुत शेमलेस हो, हमारी तरफ लड़का और लड़की इतना क्लोज नहीं हो सकते। और उसके बाद वो उसे रिहर्सल भी कराती है और ये रिहर्सल थी एक रोमांटिक सीन की, लेकिन वो यही इमेजिन कर रहा था कि फूबाओ की जगह उसकी फेवरेट बबल टी पड़ी हुई है और इन दी एंड वो उस बबल टी को पी जाने ही वाला था कि इतने में ऊपर से आकर कोई सीन को कट कर देता है और वो था मिस्टर वे। अब वो भी उनकी शूटिंग की प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुका था और साथ ही साथ पूरा हिस्सा ले रहा होता एक्टिंग करने में। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि शूट के पॉइंट पर हर कोई फू से बहुत ज़्यादा काम कराता था, उसे आगे पीछे दौड़ाया करता था। ये देखकर वे को गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इन लोगों की कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं। और साथ ही साथ गुस्सा तो ली मिंग को भी आया था और वो एक आदमी को बहुत खरी खरी भी सुना देता है जब वो फू से कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए आया था। वो उसे कह देता है कि मेरी असिस्टेंट है, तुम लोगों की मेड नहीं। और इसके साथ साथ फू को ये भी टेंशन थी क्योंकि डायरेक्टर ने कह दिया था कि अगर कल के दिन लीमिंग ने एक ही टेक में ये शूट कराया तो इसका मतलब है कि हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन लीमिंग को ऑफ कोर्स अपनी तो कोई परवाह नहीं थी, फू की बहुत थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं होने दूंगा और देखना मैं चैलेंज लूंगा, एक ही टेक में सारा कुछ करूंगा। और फिर घर जाकर वो उसे उस सीन की प्रैक्टिस भी कराती है जो कि एक रोमांटिक सीन था। लेकिन ये सुनते लीमिंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो कह रहा था कि मैं कैसे किसी रैंडम लड़की को हागिया किस कर सकता हूँ जब तक मैं उसे प्यार न करता हूँ। लेकिन वो उसे समझाने लगती है कि इस ज़माने में ऐसा ही होता है, ये तुम्हारा वर्क है और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम बेशक उसके लिए फीलिंग्स ना रखते हो, ये सिर्फ एक्टिंग है। और वो उसे एक चीट किस करना भी सिखाती है। लेकिन नेक्स्ट डे कुछ ऐसा होता है कि वो हीरोइन जिसने शूट करना था उसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर ने तो पूरी तैयारियां की हुई थी। वो कहता है कि ठीक है, हम फेस का क्लोजअप नहीं लेंगे बल्कि साइड से मिलते जुलते फिगर वाली लड़की को वहाँ बिठाकर ये सीन शूट कर लेते हैं। और वो फिगर किसी और का तो मैच हो नहीं रहा था, लेकिन वो का एग्जैक्टली मैच होता था। वो लोग उसी को ही तैयार करके उस सीन में रख देते हैं और लीमिंग जो ऑफ कोर्स अब तक फू के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका था, वो इस सीन में उसे किस करता है। लेकिन ऊपर से कोई आ जाता है और वो मिस्टर वे था जिसके हाथों से हर चीज़ छूट जाती है। वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि लीमिंग और फू एक दूसरे के क्लोज आए। अब वो फू को बहुत डांटता है, उस पर अपना खूब गुस्सा निकालता है और कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी बाजू टूटी है और अब काम में तुम ही मेरी हेल्प करोगी। उससे बहुत ज़्यादा टाइपिंग भी कराता है और कहता है कि तुम्हें अपने स्टार से एक असिस्टेंट होने की वजह से 2 मीटर के फासले पर रहना चाहिए। और अब वो तो इसी कोशिश में था कि फू किसी तरह से लीमिंग के क्लोज ही ना जाए, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में लीमिंग ने एक स्टंट करना है, लेकिन ये स्टंट करते हुए उसकी सेफ्टी को वही विलन रिमूव कर देता है सबसे चोरी, जिसकी वजह से लीमिंग को चोट लगने ही वाली थी, लेकिन बेचारा बाल बच गया था। उसे थोड़ी बहुत खरोच ही आई थी। उस विलन को लगता था कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि पीछे से कोई कैमरा चलाता हुआ उसका ये सीन बैकग्राउंड में कैप्चर कर चुका है जब वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। और ये सारा कुछ वे के फ़ोन में ही कैप्चर हुआ था। वो उसे वही वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम खुद ही इस रोल को गिव अप कर दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो दुनिया के सामने ले आऊँगा। और वे तो इतना जेलस था कि वो अब फू से दूर रहना ही नहीं चाहता था। उसने उसी शूट के पॉइंट पर अपना भी एक कमरा बुक कर लिया था, लेकिन एक लग्जरी लाइफ गुजारने वाला आदमी इस आम से होटल में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कभी उसे लगता था कि कमरा साउंड प्रूफ नहीं, तो कभी लगता था कि बेड ठीक से सॉफ्ट नहीं। जबकि उसी टाइम पर हमें लीमिंग और फूबाओ को दिखाते हैं जो कि इस टाइम पर नाइट में एक नज़ारा देख रहे थे और वो था सुंदर से चांद का नज़ारा। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छा समय बिताते हैं और इस ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय करते हैं। लीमिंग अपने पुराने ज़माने को भी याद करता है और कहता है कि मेरा भाई मुझसे बहुत क्लोज होता था, लेकिन ताकत और पावर का नशा ही ऐसा था कि तख्त के पीछे वो मेरा दुश्मन बन गया था और मुझे वो समय बहुत याद आता है। लेकिन अभी कोई उसके साथ सिंसियर था और उसका साथ देता था तो वो फूबाओ थी। यहाँ पे जब वो कोल्ड फील करती है तो वो गरम गरम टी लेकर आता है और उसके थ्रू उसके हैंड्स को वार्म करता है। वो उससे कहने लगता है तुमने खुद ही तो बोला था कि हमारे ज़माने में लड़का और लड़की कोई फ़र्क नहीं है, दोनों दोस्त भी बन सकते हैं और क्लोज भी आ सकते हैं। और ये सोच कर फू सोचने लगती है कि मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है,
क्योंकि इस तरह से ली मिंग का उसकी केयर करना और उसके क्लोज आना उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे वे ने भी देख लिया था और वो गुस्से से तपने लगा था। वे ने अपने बाजू की चोट का तो सिर्फ बहाना ही बनाया हुआ था और आज जब वो जल्दी जल्दी में आता तो ये भूल ही गया था कि उसके किस बाजू में चोट लगी है। उसने दूसरे बाजू में ही बैंडेज चढ़ाई हुई थी। इतने में वो आपस में लड़ने लगते हैं और बीच में फूबा उनका बीच बचाव करा रही थी। जब भी वो बॉयज एक दूसरे को देखते थे तो बस उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इसी बीच फू नोटिस कर लेती कि ये क्या, मिस्टर वे का चोट वाला हाथ तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और वहीं पर ही वे को रियलाइज होता है कि उसने क्या मिस्टेक किया है, तो वो कवर करने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ली मिंग वे के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़ ये स्वॉर्ड है और वो मैं तुम्हें थैंक्स के तौर पर देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझ पर हमला करने वाले, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले उस विलन को ठिकाने लगाया है और इस शूट से बाहर कराया है। हम लोग कभी भी किसी को ओ नहीं करते और स्पेशली तुम्हें बिल्कुल ओ नहीं करना चाहता। और वो अपनी स्वॉर्ड उसे पकड़ाता है जो कि बहुत हैवी थी। वे को अंदाजा तो नहीं था लेकिन उसे ये जरूर लग रहा था कि ये लड़का थोड़ा एंशियंट टाइप का है। अब शूटिंग के टाइम पर फू ली मिंग के हैंड्स को मॉइस्चराइज कर रही थी। ये देखते ही वे को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे भी हाथ ड्राई हो चुके हैं। तो वो पकड़ती है और उन दोनों के ही हैंड्स आपस में शेक करा के रब कराने लगती है। वो सोच रही थी कि शायद इसी बहाने इनकी कुछ तो नफरतें कम हो और एक दूसरे से सेटल होने लगे। और फिर शूट के टाइम पर एक दफा रोमांटिक सीन शूट हो रहा था। वहाँ पर हर तरफ रोज पेटल्स थी और इन्हीं बीच फूबाओ बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी क्यूट कि मिस्टर वे खुद को रोक ही नहीं पाता और उसकी फोटो बनाने लगता है। लेकिन इसी बीच ऊंचे पॉइंट से उसका पैर स्लिप हो गया था। वो बेचारा गिरता तो बड़ी बुरी चोट लगती। लेकिन यहाँ पर ली मिंग आगे बढ़ता है और उसकी हेल्प करता है, उसे हवा में ही पकड़ लेता है। वो तो हैंग होकर रह गया था। और फिर थोड़ी ही देर बाद ये सीन तो जैसे वायरल ही हो गया था। सोशल मीडिया पर हर कोई उनके इस सीन को बहुत रोमांटिक कह रहा था। इवन कि उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि वो दोनों एक कपल लग रहे हैं। वे बिल्कुल एक नाजुक सी लड़की और ली मिंग एक माचो मैन। अब ये देखते ही उन दोनों को गुस्सा आ जाता है कि हम दोनों का नाम इकट्ठे क्यों लिया जा रहा है। वो लोग तो एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। फूबाओ को लगा था कि उनके बीच सेटलमेंट कराने लगी है, लेकिन फिर से सारा कुछ गड़बड़ हो चुका था। तो अब उन दोनों बॉयज की वीडियो तो वायरल हो ही चुकी थी और इसके साथ साथ ही उनका ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हो गया था, जिसकी वजह से वे और ली मिंग दोनों की फैन फॉलोइंग में बहुत इजाफा हो गया था। इवन कि एक फैन गर्ल ने उसे लेटर लिखा था जिसमें उसने बोला था आई लव यू। और यही देखकर वो पूछने लगता है कि फू ये कैसे वर्ड्स हैं और इसका क्या मतलब है। तो वो कहने लगती है कि इसका मतलब होता है आई सपोर्ट। तो वो आगे से बोलता है ठीक है, फिर आई लव यू टू, यानी कि मैं भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ। अब जैसे भी था, ली के मुंह से आई लव यू सुनकर वो काफी शर्माती है। अब उसके बाद बहुत सी गर्ल्स उसे घेर लेती हैं जो कि ली मिंग की फैन थी और वे की भी। और यहाँ पर वे उसे देखता है तो कहने लगता है कि तुम इस तरह से लोगों के काम क्यों करती हो, क्यों हर टाइम पर सारों के लिए ड्रिंक्स लेकर आती हो, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इन लोगों की नहीं। अब उन्हें उन गर्ल्स से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो गर्ल्स फिर से उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि ली मिंग का ऑटोग्राफ लेकर दो। और जिस तरह से धक्कम पेल में वो बेचारी फंसी हुई थी, ली मिंग उसे दूर से ही देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगा कर ले जाता है। वो सारी गर्ल्स पीछे रह गई थी और वो लोग एक कॉर्नर में जाकर छुप गए थे। यहाँ पर उनसे छुपते छुपते एक दो दफा ऐसा हुआ था कि ली मिंग ने फू को अपने सीने से ही लगा लिया था। और यही वो मोमेंट था जब ली मिंग को भी अंदाजा हो गया था और फू को भी कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जबकि उधर मिस्टर वे, उसकी फीलिंग्स भी कुछ डिफरेंट नहीं थी। वो फू को लाइक करता था और एक बहाने से खुद को फीवर कराकर बैठा हुआ था। उसे लगता था कि ये बात जैसे ही फू को पता चली तो वो आएगी मेरे केयर करने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वीडियोस देखता है और सोशल मीडिया पर फोटोज भी जो कि वायरल हो गई थी, जिसमें ली मिंग और फू हाथ पकड़कर भाग रहे थे। ये देखते ही उसका मन एकदम भारी हो जाता है और वो कहता है कि मुझे किसी मेडिसिन की या किसी भी फू की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है फू मेरी केयर करती है और शायद वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही हो और मेरी अटेंशन लेने के लिए सारा कुछ करती हो। उधर फू को भी बार बार ली मिंग का ही ख्याल आया जा रहा था। वो सोचने लगती है कि मैं कैसे उससे प्यार में पड़ सकती हूँ, वो एक और दुनिया का है और मैं और दुनिया की। लेकिन फिर उसके बाद खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद वो यही फैसला करती है कि मैं अपने दिल को नहीं रोकूंगी, चाहे जो भी हो। इस टाइम पर वो इसी दुनिया में है और मुझे उससे प्यार हो चुका है। फिर उसके बाद हम एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट। एक्चुअली इसने फू के लिए काम किया था, लेकिन उसके और फू के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से उसे धोखा देकर निकल गया था।
और एंड टाइम पर फू को किसी और को हायर करना पड़ा था और वो ली मिंग ही निकला था। वो अपना बदला लेने के लिए हर तरह की उल्टी सीधी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया करता था फू के खिलाफ, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई देती थी। और तो और आज शूट के टाइम पर वो अपनी तरफ से तो ली मिंग की और सबकी बहुत अच्छे से केयर कर रही थी और अपनी ड्यूटी भी, लेकिन यहाँ पर वो बेचारी टेंशन की वजह से कोलैप्स ही कर जाती है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ली मिंग उसकी केयर कर रहा था और साथ ही साथ वो ड्रिप देखकर काफ़ी हैरान था कि इस तरह से नीडल घुसाकर बॉडी में पानी क्यों डाल रहे हैं, तुम मुंह से पानी क्यों नहीं पी सकती। इतने में वे लाई भी वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर वो दोनों बॉयज़ पहले तो आपस में लड़ने लगते हैं कि उनमें से कौन है जो यहाँ पर फू को फीड करेगा और उसकी ज़्यादा केयर कर सकता है। लेकिन इसी बीच वो इतना नॉइस क्रिएट करते हैं कि फू उन दोनों को डांटती है और बाहर निकाल देती है। अब बाहर जाकर वो लोग फैसला करते हैं कि जिसने फू को टेंशन दी है हम उसे तलाश करके ही रहेंगे। उसने सोशल मीडिया पर जो फोटोज पोस्ट की थी और जिसके साथ साथ जो उसका स्टाइल था, जहाँ से वो ये सारी खबरें फैलाया करता था, उसके आईपी एड्रेस के थ्रू एक तरफ तो मिस्टर वे ने उसका पता चला लिया था और दूसरी तरफ ली मिंग ने भी अंदाजा लगा लिया था कि ये फोटोज किस एंगल से ली हुई हैं और यहाँ पर कौन सा पर्सन उस दिन खड़ा हुआ था। उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, उसे सब याद आ चुका था। अब वो उस मिस्टर रॉबर्ट को पकड़वा देते हैं और उसके बाद उसे सजा भी मिलती है और उसे सारी पोस्ट्स हटानी भी पड़ती हैं। अब इस तरह से फू की टेंशन तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और टेंशन स्टार्ट हो गई थी और वो ये थी कि वो दोनों लड़के उसके करीब आने के लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते थे और तो उसका फेस वाइप करने के चक्कर में भी एक दूसरे से मुकाबले में लगे रहते हैं। वो फिर से डांट कर उनको निकाल देती हैं। उसके बाद दिखाते हैं एक तरफ मिस्टर वे चेक कर रहा होता है कि वो मुझे प्यार कर दिया कि नहीं, दूसरी तरफ फो की भी यही हालत थी और ली मिंग की भी, और वो लोग सारे ही इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में थे कि वो जिसको लाइक करते हैं वो भी बदले में उन्हें उतना ही प्यार करता है। लेकिन ये बात कंफर्म कैसे की जाए कि आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। इसी तरह से उन सारों के माइंड में एक ही आइडिया आता है और वो ये था कि उन्होंने शूट में देखा था कि अगर कोई प्यार करता है तो उसे जेलसी बहुत होती है और यही वो लोग भी चेक करने लगते हैं। ली मिंग जानबूझकर फू के सामने अपनी को स्टार की बहुत केयर कर रहा था और तो उसे खाना भी परोस कर देता है, उसका फेवरेट फूड। लेकिन पहले उसे लगा था कि फू जेलस हो रही है, लेकिन बाद में उसे लगने लगता है कि फू ने तो कुछ भी फील नहीं किया। अब थोड़ी देर बाद यही तरीका आजमाने के लिए मिस्टर वे भी वहाँ पहुँच जाता है और फू का तो हाल भी नहीं पूछता, लेकिन दूसरी लड़की की बहुत केयर कर रहा था और तो और उसके लिए टी भी ऑर्डर कर देता है। फू तुरंत ही गुस्सा करती है कि नहीं रुक जाओ, और फिर कहने लगती है कि इसे इस तरह की टी पसंद है इसलिए इस तरह की बनवा कर लाना। अब बॉयज ने तो आजमा लिया था, अब बारी थी फू की। वो एक दिन स्क्रिप्ट रीडिंग कराते हुए ली मिंग के पास बैठी हुई थी कि उसका एक और कोलीग वहां पर आ जाता है और वो ली मिंग को जेलस कराने के लिए उसे बहुत सारी बातें करने लगती है, उसके क्लोज आती है और तो और ये भी कहती है कि तुमने मुझे बहुत दफ़ा ऑफिस की मीटिंग्स और डिनर्स पर प्रोटेक्ट किया है। लेकिन वो कोलीग तो उसे बिल्कुल कोलीग ही समझता था। वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कब प्रोटेक्ट किया, सिर्फ एक ही दो दफ़ा तुम्हें घर पहुंचाया था जब तुम इतनी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और तुमसे बिल्कुल भी अल्कोहल हैंडल नहीं की जाती। अब अपनी जेलसी का पता चलाते चलाते फू ने अपना एक राज ली मिंग के हाथ में दे दिया था और वो ये था कि वो अल्कोहल बेयर नहीं कर सकती। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर वे उसे अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट कि शूटिंग के पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर अपने हैंड्स को वार्म रखने के लिए इस क्यूट से टॉय को यूज़ कर सकती है। अब वही टॉय उसे वो पहनाने वाला था कि इतने में ली मिंग भी उनके कमरे के बाहर पहुंच जाता है और उनकी बातें सुनकर उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो तो दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर पहुंच जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह उन दोनों बॉयज़ की दोबारा से धींगा मुश्ती स्टार्ट हो गई थी। एक तो फू को अपनी तरफ खींच रहा था और दूसरा अपनी तरफ। यहाँ पर ली मिंग उससे बदतमीजी करता है, वे उस पर रोब झाड़ने लगता है, कहता है तुम मेरी एजेंसी के अंडर स्टार हो तो एक तरह से मैं तुम्हारा बॉस लगा। अब ली मिंग को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, बाप नहीं बल्कि दादा, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। इनकी हमेशा लड़ाई ही रहती थी। यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियां थी तो शूट वाले पॉइंट से मिस्टर वे एक बस में बिठाकर फू को वापस होम टाउन में भेज देता है और ली मिंग उसे चिपक ना जाए इसलिए उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर जाता है कि तुम एक स्टार हो, तुम बस वगैरह में सफर नहीं कर सकते, तुम्हें स्पेशल ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। रास्ते में एक दफ़ा
ली मिंग के फेस पर एक स्माइल आती है। वो उससे पूछता है कि क्यों हंस रहे हो, तो वो कहने लगता है कि एक दफा फू ने इतने करीब आकर मेरी सीट बेल्ट बांधी थी, मुझे वो याद आ गया। और उसके ये बोलते ही नेक्स्ट सीन में वो बेचारा गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था। फू जैसे ही बस पर वापस पहुंचती है तो पता चलता है कि उसे ऑफिस ही बुलाया गया है। वो सोचने लगती है कि लगता है मुझसे ओवर टाइम करा रहे हैं छुट्टियों से पहले। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो पता चलता है कि मिस्टर वे ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ है। वो उससे आज अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो ली मिंग से हार जाए अपनी देरी की वजह से। वो उसे बताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और ये भी कहता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल आ गया है, अगर तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करती हो तो इसी मौका पर मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलवा लूंगा। अब वो इतना कुछ सुन तो लेती है, लेकिन उसके बाद वो क्या जवाब देती है ये अभी हमें नहीं दिखाते। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। फू उसके बाद घर वापस लौटती है और इसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ली मिंग अपनी पुरानी आदत के मुताबिक फू के घर पर ही सोफे पर लेटा हुआ था। लेकिन फू को अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि वो स्टार बन चुका है तो उसे कंपनी ही रेजिडेंस देगी, वो वहीं पर ठहरा होगा। वो बिल्कुल इजी सी फिर रही थी और इसके साथ साथ वो शावर लेते ही एक टावल में बाहर आ जाती है। और जब वो देखती है कि ली मिंग यहाँ पर है तो बहुत शर्माती है और ली मिंग भी फेस दूसरी तरफ करके कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब वो दोनों ही काफ़ी एम्बैरेस हो गए थे। इसके साथ ही एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन को कवर करने के लिए ली मिंग और फू दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। और हमेशा से ड्रिंक तो फू हैंडल कर ही नहीं पाती थी। वो थोड़ी ही देर बाद उससे कहने लगती है कि तुम कंपनी के दिए हुए घर में क्यों नहीं रहे, यहाँ पर आकर क्यों रहना चाहते हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो उसे कहना चाहता था कि हाँ तुम्हें, लेकिन फिर कहने लगता है नहीं, तुम्हारे घर को बहुत लाइक करता हूँ। अब ड्रंक होकर वो उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह से मिस्टर वे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा रहे हैं। पेरेंट्स से मिलवाने का मतलब यही होता है कि वो हमारी शादी की बात आगे चलाना चाहता है। ये सुनते ही ली मिंग तो परेशान हो जाता है, लेकिन फू वो तो ड्रंक होने की वजह से सो चुकी थी। अब वो उसी के कमरे में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे फर्श पर लेट जाता है। वो बेड से गिरने ही वाली थी कि वो उसे संभाल लेता है और फिर उसके बाद वो उसे एक किस भी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही फू की आंख खुलती है उसे वही किस याद आती है, लेकिन फिर लगता है कि शायद मैं कोई सपना देख रही थी ड्रंक होने की वजह से। अब वो ऊंची जगह से कुछ उठाना चाहती थी, लेकिन पीछे से ली मिंग आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करने लगता है। लेकिन उसके इतना क्लोज होने की वजह से वो बहुत शर्मा जाती है और एम्बैरेस होकर वहां से भाग जाती है। उधर हमें मिस्टर वे को दिखाते हैं। उसने सारी रात ऑफिस में ही काटी थी और फूल और प्रपोजल की रिंग हर चीज उसी के पास ही पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है कि फू ने उसे इनकार कर दिया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फू ने उसे यही बोला था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो ली मिंग है। और इसके साथ ही उसने उसे वो विश नोटबुक भी दिखा दी थी कि इस मैजिकल बुक के थ्रू ही ली मिंग इस दुनिया में पहुंचा है। एक्चुअली वो ली स्टेट का एम्परर है। इस बुक में आपका नाम लिखा गया है। अगर आप प्लीज ली मिंग का नाम लिख दें तो उसके बाद ये बुक उसकी हो जाएगी और उसे इस दुनिया से वापस जाने का चांस मिल सकता है। वो अपनी स्टेट में वापस चला जाएगा। और ली मिंग था ही इसी ढंग का कि उसे वाकई उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है। अब मिस्टर वे ने फैसला किया था कि वो फू की बात मानेगा और उसे ये बुक दे देगा। और वही देने के लिए वो उसे फोन कॉल करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन उसकी यही बातें ली मिंग ने सुन ली थी और वो बहुत जेलस हो जाता है। उसे लगता है कि फू उससे मिलने के लिए जा रही है तो शायद उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स से भी मिलेगी और इस तरह से उनकी शादी हो जाएगी। अब फू तो मिस्टर वे से मिलने के लिए चली गई थी और मिस्टर वे उससे कहने लगता है कि तुमने इस बुक पर जो भी लिखा था वो मुझे पता चल चुका है। वो कहती है कि हाँ, उसी मैजिकल शब्दों की वजह से उस सुबह हम दोनों एक ही बेड पर इकट्ठे थे, लेकिन वो सब मैंने ड्रंक होकर लिखा था। मेरी आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मिस्टर वे कहता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर ली मिंग का नाम नहीं लिखा बल्कि तुम्हारा नाम लिख दिया है। अब इस बुक की ऑनर तुम हो। तुम चाहो तो ली मिंग का नाम लिखकर उसे इस दुनिया से भेज दो और चाहो तो ली मिंग का नाम ना लिखो और उसे अपने साथ ही इस दुनिया में स्टे करा सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो दोनों यही बातें कर ही रहे थे कि इतने में ऊपर से ली मिंग पहुंच जाता है और फू को अपने पास पकड़ लेता है। कहता है कि मिस्टर वे से कोई नाम साइन कराने की जरूरत नहीं, मुझे ये बुक नहीं चाहिए, मुझे इसी दुनिया में रहना है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब फाइनली वो दोनों एक कपल बन चुके थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन दोनों की ये सारी बातें रॉबर्ट पास ही बैठा सुन रहा है और वो ली मिंग का सबसे बड़ा राज भी जान चुका है। और इसके साथ ही हम एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम चियान है और ये ली मिंग का वही भाई है जो तख्त की खातिर उससे लड़ाई कर रहा है। उस बुक की तलाश में इसी दुनिया में ही ट्रांसफर हो चुका था। और फिर ली मिंग और फू को दिखाते हैं। वो दोनों टीवी पर रोमांटिक सीन देखते हैं और इसके साथ ही ली मिंग ने भी काफी रोमांस सीख लिया था
और यही रोमांस वो अक्सर ही फू के साथ करता रहता था। वो उसे बताता है कि ये हमारी तीसरी केस है, एक सेट पर, दूसरी उस रात ड्रंक होकर और अब तीसरी। और फिर इसके साथ ही वो दोनों अपनी छुट्टियां एंजॉय करने लगते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल की बहुत सारी तैयारियां करते हैं। इसके साथ साथ डम्पलिंग्स बनाते हुए भी वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब वो अंदर शावर लेने के लिए चली जाती है। उसके ब्लो ड्राई के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और उसके डरने की आवाज़ सुनकर तुरंत ही लीमिंग अंदर पहुंच जाता है। वो आकर उसे संभालता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद उसके हेयर ब्लो करता है और फिर उनके बीच रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों किस करते हैं। उन दोनों ने क्वालिटी टाइम इकट्ठे स्पेंड किया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ली मिंग की आंख खुलती है तो फू उसके साथ थी। फू कहने लगती है कि फाइनली मुझे प्यार हो ही गया। अब वो दोनों एक कपल बन चुके थे और अक्सर ही डेटिंग पर भी जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात थी जो कि ली मिंग ने फील की थी। अक्सर वो चीज़ों को छूने की कोशिश करता था लेकिन नहीं कर पाता था। इसकी वजह शायद ये थी कि वो इस दुनिया का नहीं है और उसे सिग्नल मिल रहा है कि वो अभी यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता। उधर रॉबर्ट चियान को देख लेता है जो कि किसी और ही दुनिया का लग रहा था, लेकिन वो उसे पहचान गया था। वो लोगों से बचाने में उसकी हेल्प करने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें जिसकी तलाश है मैं तुम्हें वहां तक लेकर जा सकता हूँ। और फिर स्प्रिंग फेस्टिवल ओवर हो जाता है। शूटिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब मजे की बात थी कि फू और लीविंग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। यहाँ पर एक दफा लीविंग क्रू पर आए हुए सारे लोगों को ड्रिंक्स बांट रही थी कि इतने में उसे मिस्टर वे भी नजर आता जिसने बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए हुए थे। और इन ग्लासेस की वजह ये थी कि वो अपनी आइज को छुपाना चाहता था जो कि रो रो कर एकदम स्वॉलन हो चुकी थी। यहाँ पर उसे चियान भी आया हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद किसी छोटे मोटे रोल के लिए कोई नया एक्टर रखा हुआ है। वो जाती है और उसे पानी भी देती है और चॉकलेट्स भी, जिसे चियान बहुत हैरानगी से देख रहा था। अब उसके बाद शूटिंग ओवर होते उन दोनों ने फैसला किया था कि वो दोनों एक डेट पर जाएंगे और फिर ऐसा ही होता है। वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं। ली मिंग ने पढ़ा था उसकी बुक के थ्रू और उसके गाने में भी कि उसके क्या क्या सपने हैं डेटिंग को लेकर। वो उसके वो सारे सपने पूरे कर रहा था। यहाँ पर एक दफा वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं और आइसक्रीम खाने के बहाने एक दूसरे को किस भी करते हैं। ली मिंग को पता था कि शायद उसके पास थोड़े ही पल बचे हैं, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम है वो बहुत अच्छे से फू के साथ बिताना चाहता था। अब एक दफा ऐसा होता है कि वो उसे एक शॉपिंग बैग देती है, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाता। अब की बार फू ने भी ये फील कर लिया था। वो उससे कहने लगती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहने लगता है कि थोड़े दिनों पहले मेरे रिस्ट में पेन हुई थी, शायद उसी की वजह से मैं चीजें हैंडल नहीं कर पाता। और फिर फू को अपनी कहानी भी सुनाता है, बताता है कि किस तरह से पुराने ज़माने में जब वो था एक एम्परर तो तब उस पर कितनी पाबंदियां होती थी। वो इस तरह की फ्रीली लाइफ कभी भी नहीं गुजारने के काबिल हुआ था। उसने किस तरह से खाना है, पीना है, बैठना है, उठना है, हर चीज़ की टाइमिंग होती थी। वो अपनी मर्जी से नींद भी नहीं ले सकता था और इसके साथ साथ उस पर इतनी जिम्मेदारियाँ थी कि अब वो लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो एक फ्री लाइफ गुजारना चाहता है और वो भी अपनी फू के साथ। वो उससे कहता है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट चियान को समझाने में कामयाब हो जाता है। कहता है कि इस तरह सबके सामने तुम ली मिंग पर अटैक नहीं कर सकते। उसे किस तरह से साइड पर बुलाना है और उसकी किस में जाना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। अब वो लोग एक फेक मैसेज भेजकर किसी तरह से फू को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। वो रॉबर्ट को देखकर हैरान तो हुई थी, लेकिन इतने में पीछे से चियान आ गया था जिसने उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था। ली मिंग को बहुत फिक्र हो रही थी। उसे लगता था कि शायद वो वे के पास होगी, लेकिन वो वे के पास भी आता है तो इतने में वे के पास एक मैसेज आया हुआ था जिसके थ्रू साफ पता चल रहा था कि किस तरह से फू किडनैप हो चुकी है और उन लोगों को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उठाता है जो कि उसने वे को गिफ्ट की थी और वो दोनों ही उस तरफ को भागने लगते हैं। चियान कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसने इस दुनिया में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, वो भी पानी और चॉकलेट। मैं इसलिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, तुम्हें पकड़ना ही पड़ा। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर दोनों बॉयज पहुँच जाते हैं फू को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक दफा वे आगे बढ़ता है और रॉबर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, जबकि चियान और ली मिंग दोनों साइड पर अपने गिले शिकवे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रॉबर्ट को वो धोखा देता उससे पहले ही मिस्टर वे को एक चोट लग जाती है और बेचारा बेहोश हो जाता है। अब चियान अपने सारे बदले लेता है ली मिंग से और उससे कहता है कि अगर अपनी लड़की को बचाना चाहते हो तो फिर मेरे सामने नील डाउन करो। वो उसके सामने नील डाउन भी करता है, अपनी अना को मार देता है। फू बहुत चिल्लाती है, लेकिन फिर भी ली मिंग को उससे प्यारा और कुछ भी नहीं था।
इससे पहले कि चियान उसे खत्म करता, फू आगे बढ़ती है और ली मिंग की ढाल बन जाती है और फिर कहने लगती है कि ये विश बुक मेरे पास है जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारा नाम लिख दूंगी और तुम इसके मालिक बन जाओगे। प्लीज ली मिंग को छोड़ दो। और फिर इसके साथ ही वो उस बुक पर एक नाम लिखती है और फिर वो बुक चियान को दे देती है और फिर रोते रोते ली मिंग से बस इतना ही कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी मत भुलाना। चियान की चीखें आसमान तक पहुंची थी क्योंकि उसने वहां पर चियान का नाम लिखने की बजाय ली मिंग का ही नाम लिख दिया था। वही इस बुक का ऑनर बन चुका था। अब वो यहाँ पर फू को हक करता है और इसके साथ ही ली मिंग इस दुनिया से गायब हो जाता है। वो उसी दुनिया में चला गया था जहाँ से वो बिलोंग करता है। फू और मिस्टर वे दोनों यहाँ पर रह गए थे। फू बेचारी बहुत रोती है और तड़पती है। उधर ली मिंग जैसे ही अपनी दुनिया में उठता है तो उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों कोमा में रहा था। वो उनसे अपना गाउन मांगता है और जैसे ही वो गाउन खोलता है तो उसे वहाँ पर वो फोटो मिलती है जो उन दोनों की डेट पर जाने की इकट्ठी फोटो थी। इसका मतलब है कि ये कोई भी सपना नहीं था बल्कि उसने रियल में टाइम ट्रैवल किया था और फू ही उसकी लवर है। वो हर हाल में उसे दोबारा मिलना चाहता था। उधर फू को लगा था कि बस उसकी लाइफ अब लोनली होकर रह गई है। वो घर आती थी तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ उसे ली मिंग की यादें ही मिलती थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो मुड़कर वापस आ गया, लेकिन ये सब उसका सिर्फ भ्रम था। फिर वो एक दिन सोती है और फिर उठती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही डेट है जिस दिन उसकी लाइफ में ली मिंग आया था। वो टाइम ट्रैवल कर चुकी थी और साथ ही साथ उसके पास वो विश बुक भी पहुंच गई थी जिसके थ्रू ली मिंग ने ट्रैवल किया था। और उसी बुक में उसने एक नई विश लिखी हुई थी और वो यही थी कि वो फू के साथ दोबारा से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। और इसके साथ ही वो सारे लोग उसे बर्थडे विश करने लगते हैं और इसके साथ ही उसके लिए एक सरप्राइज भी रेडी था और वो सरप्राइज और कोई नहीं बल्कि ली मिंग ही था जो कि अपनी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए अपनी मैजिकल बुक के थ्रू उसी दुनिया में आ चुका था। और उससे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे और वो भी हमेशा के लिए। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।